स्वागत है आपका हिस्ट्री के फाउंडेशन बैच में। ठीक है, इस लेक्चर में हम अपना पार्ट 2 कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने प्राक ऐतिहासिक को पूरी तरह से पढ़ लिया था, प्राक ऐतिहासिक को पूरी तरह से ख़त्म कर लिया था। इस लेक्चर में हम आदि ऐतिहासिक को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वही आदि ऐतिहासिक से शुरू करते हैं। तो ये आदि ऐतिहासिक काल है क्या, पहले ये समझते हैं ना। तो पहले भी समझ चुके क्या है आदि ऐतिहासिक, मतलब इतिहास का वह कालखंड जिसके बारे में लिखित साक्ष्य तो मिले हैं परंतु पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, आदि इतिहास का वह कालखंड जिसके बारे में लिखित साक्ष्य तो मिले हैं किंतु पढ़ा नहीं जा सका, वो अपना क्या था, आदि ऐतिहासिक काल था। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल था। आदि ऐतिहासिक में सबसे पहले हमको पढ़ना क्या है, सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ना है। आदि ऐतिहासिक में हमको सबसे पहले सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ना है। तो इसमें जो सिंधु सभ्यता है, जिसमें जो सिंधु वर्ड आ रहा है, जो सिंधु वर्ड आ रहा है, तो जो सिंधु थी वो हमारी एक बहुत बड़ी नदी है। ठीक है, जो सिंधु हमारी क्या है, वो बहुत बड़ी नदी है जिसकी कई सारी सहायक नदियाँ जैसे कि झेलम हो गया, चिनाब हो गया, रावी हो गया, ब्यास, सतलुज, गिलगिट, काबुल, स्वात, कुरम, टोची, गोमर, संगर, ये सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं ना। सहायक नदियाँ क्या होती है कि बड़ी नदी में जो भी छोटी छोटी नदियाँ आके मिल जाती हैं वो उसकी सहायक नदियाँ क्या है। जैसे सिंधु नदी में ये सारी नदियाँ आके, जितनी भी नीचे नीचे वाली नदियाँ दिखाई दो, सारी आके मिल जाती हैं। तो ये सारी एक इसकी क्या है, सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, सहायक नदियाँ हैं। अब वापस हम लोग चलते हैं तो नवपाषाण काल में ना, नवपाषाण काल में जो मानव था वो खेती करना सीख गया था। ठीक है, क्या था भाई, जो नवपाषाण काल में मानव खेती करना सीख गया था। खेती करने के लिए मानव ने स्थायी आवास बनाना शुरू कर दिया। पहला बात, नवपाषाण काल में मानव खेती करना सीख चुका था। खेती करने के लिए मानव ने स्थायी आवास बनाया। ठीक है, स्थायी, और जो भी स्थायी आवास मानव ने बनाया, ठीक है, जो भी स्थायी आवास मानव ने बनाया वो किसी न किसी नदी के किनारे बनाया ना। उस समय जो भी मानव ने स्थायी आवास बनाया वो किसी न किसी नदी के किनारे बनाया। या तो वो नदी सिंधु नदी थी, जिस नदी किनारे बनाया, या तो वो नदी सिंधु नदी थी, या तो उसकी सहायक नदियों के किनारे मानव ने स्थायी आवास बनाया। ठीक है, मानव ने स्थायी आवास बनाया, जिस कारण जो मानव का विकास क्या हुआ, जिस कारण जो मानव का विकास हुआ। ठीक है, जिस कारण जो मानव का विकास हुआ, चूंकि मानव का विकास या मानवीय सभ्यता का जो विकास हुआ ना, मानव का विकास या जो फिर मानवीय सभ्यता का जो विकास हुआ वो सिंधु नदी तंत्र, मतलब सिंधु नदी या उसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ, जिस कारण इसको सिंधु सभ्यता कहा गया। ठीक है, जिस कारण इसको सिंधु सभ्यता कहा गया। एक बार हम लोग फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं क्या हो रहा है ना। तो आदि ऐतिहासिक काल मतलब इतिहास का वह कालखंड जिसके बारे में लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन जिसको पढ़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमको सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ना था। तो सिंधु सभ्यता में जो वर्ड सिंधु एक आपकी बड़ी नदी है, इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं। ठीक है, नवपाषाण काल में मानव खेती करना सीख चुका था। नवपाषाण काल में मानव खेती करना सीख गया था। खेती करने के लिए मानव ने स्थायी आवास बनाया, और स्थायी आवास जो बनाया वो किसी न किसी नदी के किनारे बनाया। वो नदियाँ या तो सिंधु नदी थी या तो उसकी सहायक नदियाँ थी, जिस कारण मानव का विकास या मानवीय सभ्यता का विकास सिंधु नदी या उसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ, जिस कारण हमने इसको क्या बोला भाई, सिंधु सभ्यता का इसका नाम पड़ गया। ठीक है, सिंधु सभ्यता का नाम पड़ गया। अच्छा, सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई हड़प्पा में हुई थी, जिस कारण इसे हड़प्पा सभ्यता, कहना क्या चाह रहा है भाई कि सिंधु सभ्यता की खोज करने के लिए ना, सिंधु सभ्यता की खोज करने के लिए जो पहली खुदाई की गई ना, जो पहली खुदाई की गई वो हड़प्पा नामक स्थान पे की गई। ठीक है, हिंदू सभ्यता की खोज करने के लिए जो पहली खुदाई की गई वो हड़प्पा नामक स्थान पे की गई, हड़प्पा नामक स्थान पे की गई, जिस कारण सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। वापस से दिमाग में बैठा लो कि सिंधु सभ्यता की खोज के लिए जो पहली खुदाई की गई वो हड़प्पा नामक स्थान पे की गई, जिस कारण इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ जाए कि विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता कौन सी थी, तो आपकी सिंधु सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता कहते हैं विश्व की पहली शहरी सभ्यता थी। ठीक है, सब अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता क्या थी, तो सिंधु सभ्यता थी। और बढ़ते हैं भाई सिंधु सभ्यता के बारे में। तो अगर बात करें जो सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल था, मतलब जो सिंधु सभ्यता का जो फैलाव था या जो क्षेत्रफल था वो कितना था, तो आपका जो सिंधु सभ्यता का जो फैलाव या क्षेत्रफल था वो 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ था। क्या, सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल था ना वो 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ था। वही बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता के अब तक 250 से लेके 300, कितना भाई, 250 से लेके 300 शहरों की खोज की जा चुकी ना। सिंधु सभ्यता 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ था, उसकी अब तक 250 से लेके 300 ना, 250 से 300 के नंबर के बीच में शहरों की खोज की जा चुकी है। अब बात करते हैं इसकी जानकारी किसने दी, तो सबसे पहले सिंधु सभ्यता की जो जानकारी दी थी वो चार्ल्स मैसन ने दी थी। सिंधु सभ्यता की सबसे पहले जानकारी किसने दी थी, चार्ल्स मैसन ने दी थी। अगर बात करें कि क्षेत्रफल का सर्वेक्षण मतलब कितने एरिया में जो आपका सिंधु सभ्यता फैला हुआ है उसका सर्वेक्षण किसने किया, तो आपका जेम्स कनिंघम ने किया ना। सिंधु सभ्यता के क्षेत्रफल का सर्वेक्षण किसने किया, जेम्स कनिंघम ने किया। वही बात करते हैं नामकरण या फिर जनक ना, तो जॉन मार्शल। ठीक है,
जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता नाम दिया, मतलब ये जो सभ्यता आपको दिखाई दे रही है उसका नामकरण आपका जॉन मार्शल ने किया, जिसको हम सिंधु सभ्यता का जनक भी कहते हैं ना। तो नामकरण या फिर जनक किसको कहा जाता है भाई, तो जॉन मार्शल को कहा जाता है। और पहली खुदाई तो आपको पहले ही बताया कि पहली खुदाई आपका हड़प्पा में हुई थी, दयाराम साहनी ने की थी ना। पहली खुदाई कहाँ पर हुई थी, हड़प्पा में हुई थी, दयाराम साहनी ने की थी, ठीक है। और सिंधु सभ्यता का विकास, अगर बात करें सिंधु सभ्यता का विकास कब हुआ, तो ईसा के जन्म से 2500 साल पहले ना, ईसा पूर्व मतलब ईसा के जन्म से 2500 साल पहले पहले से ईसा मतलब 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु सभ्यता का विकास हुआ। मतलब वो जो स्टार्टिंग थी वो ईसा के जन्म से 2500 साल पहला था। और कब तक चली, तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, मतलब इस सिंधु सभ्यता का विकास आपका चला, ठीक है। सिंधु सभ्यता का विकास चला। उसके बाद पढ़ते हैं तो सिंधु सभ्यता का आकार ना, सिंधु सभ्यता का आकार लगभग कैसा था, ठीक है। सिंधु सभ्यता का आकार लगभग कैसा था, तो सिंधु सभ्यता का जो आकार लगभग आपका त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता का आकार लगभग त्रिभुजाकार था, जो कुछ आपका इस शेप में दिखाई दे रही है, जो शेप दिखाई दे रहा है वो आपका कुछ इस शेप का था ना। तो सिंधु सभ्यता का जो सबसे उत्तरी शहर मिला ना, सबसे जो उत्तरी शहर मिला वो कश्मीर के मांडा में मिला ना। सबसे उत्तरी शहर आपका कश्मीर के मांडा में मिला, वो भी चिनाब नदी के किनारे। वापस से देख लो भाई, सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी शहर कश्मीर के मांडा में चिनाब नदी के किनारे मिला। वही बात करें सबसे पूर्वी शहर की बात करें तो उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में हिंडन नदी के पास मिला। कहाँ, सबसे पूर्वी शहर, सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी शहर उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में हिंडन नदी के पास मिला, ठीक है। उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में हिंडन नदी के पास सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी शहर मिला। वही अगर बात करें सबसे दक्षिणी शहर कहाँ मिला ना, सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी शहर की बात करें तो आपका महाराष्ट्र के दैमाबाद में प्रवरा नदी के किनारे। कहाँ पर भैया, महाराष्ट्र के दैमाबाद में प्रवरा नदी के किनारे आपका सबसे दक्षिणी शहर पाया गया। वही बात करें सबसे पश्चिमी शहर की बात करें वो तो पाकिस्तान के सुतका गैंडोर में दाश्क नदी के किनारे आपको प्राप्त हुआ, ठीक है। आपका प्राप्त हुआ। इस तरह जब सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी, सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी शहर को जब जोड़ा गया ना, जब एक लाइन से जोड़ा गया, जो आकार हमारा बन के आया वो लगभग त्रिभुजाकार, ये लगभग पिज्जा के टाइप का दिखाई दे रहा है लेकिन लगभग आपका त्रिभुजाकार इसको माना जा सका है, जिस कारण जो सिंधु सभ्यता का आकार था उसको लगभग हम त्रिभुजाकार बोल सकते हैं, ठीक है। त्रिभुजाकार बोल सकते हैं। चलिए और थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। बस वही लिखा हुआ है कि सबसे उत्तरी शहर कहाँ पर मिला था, कश्मीर के मांडा में चिनाब नदी के पास। दक्षिणी शहर की बात करें तो महाराष्ट्र में मिला था, महाराष्ट्र के दैमाबाद में प्रवरा नदी के किनारे मिला था। और उसकी बात करें पूर्वी शहर तो उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में हिंडन नदी के पास। और पश्चिमी शहर पाकिस्तान के सुतका गैंडोर दास्क नदी के किनारे मिला था। ये तो सारे शहर की जानकारी होगी। अच्छा, एक छोटा सा ट्रिक है स्थल के नाम को याद करने के लिए और नदी के नाम को याद करने के लिए, छोटा सा ट्रिक है। जैसे स्थल के नाम को याद करने के लिए आपको होता है कि अगर इंग्लिश में बोलते हैं सम इज इक्वल टू एड, सम मतलब भी जोड़ना होता है और एड मतलब भी जोड़ना होता है, तो हिंदी में सम बोलेंगे और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ऐड बोलेंगे ना। मतलब दोनों ही इंग्लिश का ही वर्ड है। तो सम बराबर ऐड होता है। और स से आपका सुतका गैंडोर होता है, म से मांडा होता है, ए से आलमगीरपुर होता है, द से दैमाबाद। ये स्थल के नाम सुतका गैंडोर, मांडा, आलमगीरपुर और दैमाबाद ना। अब ये सुतका गैंडोर आपका दास्क नदी के पास था, मांडा आपका चिनाब नदी के पास था, आलमगीरपुर हिंडन नदी के पास था और दैमाबाद प्रवरा नदी के पास था। तो इसके भी नाम को याद करने के लिए जैसे डच हैं पर भारत में नहीं, भारत में नहीं छोड़ दो, डच हैं पर भारत में नहीं, तो डच हैं पर, इतना आपको याद रखना है। तो ड से दास्क नदी, च से चिनाब, ह से हिंडन नदी और पर से प्रवरा नदी। ये आपका छोटा सा ट्रिक है, अगर आप इसको दिमाग में बैठा सकते हो तो यहाँ से आपके स्थल के नाम, स्थल के जस्ट नीचे आपके नदियों के नाम आपके एक ही जगह समराइज हो जाएंगे, ठीक है। और आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल तो हम इसको अगले लेक्चर में देखने वाले कि सिंधु सभ्यता में प्रमुख स्थल कौन कौन से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। धन्यवाद।